एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे जातीय जनगणना को लेकर। एक बार फिर जो सियासत शुरू हुई है, आखिर इसके क्या मायने हैं? क्योंकि जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी गई और जिसमें बिहार और तेलंगाना की तर्ज पर जातीय जनगणना कराने की एक मांग की गई। आखिर 2027 चुनाव से ठीक पहले इस तरीके का पत्र लिखने के पीछे क्या कोई वजह? रणनीति बात की हमारे साथ खास सामान है जनसंख्या विशेषज्ञ मनोगौर। मनोगौर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद जी, मनोगौर जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि जातीय जनगणना को लेकर 2027 चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर जो सियासत गर्म हो गई है, इसको आप कैसे देखते देखिए, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि जब अंग्रेजों का शासन था तो अंग्रेजों की एक पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल की। तो लोगों को आपस में बांटिए और राज करिए। तो 1947 से में जो है वो गोरे अंग्रेज तो चले गए, काले नए अंग्रेज आ गए हैं हमारे देश में, जिनका सिर्फ काम यही है कि जातियों में इस समाज को विभाजित करें और जिससे अनारकी जैसी स्थितियां हों और उसके बाद हम सिर्फ राज करें। तो उनका उद्देश्य सिर्फ राज करने का, कैसे भी करके सत्ता को हथियाने का रहता है। वो समाज को जोड़ने की बात करने वाला कोई नहीं होता। जी, तो मैं खुले तौर से जातिगत जनगणना का बिल्कुल विरोधी हूँ, क्योंकि आप जातियों के आधार पर जनगणना करके जो जन्म से जातियों के आधार पर आज काम जो है, अब जैसे हम धोबी की बात करें तो धोबी का काम कपड़े धोने का है, एक जाति है, लेकिन क्या वो आज के समय में कपड़े धो रहे हैं? तो आज के समय में उनके बच्चे भी पढ़ लिख कर बहुत अच्छी जगह पर पहुंचे हैं। उन्हें पिछड़े थे, उन्हें आरक्षण का लाभ मिलके वो अच्छी नौकरियों में गए हैं, वो अच्छे रोजगार कर रहे हैं। तो उनको जातियों में फिर से वहीं पर ही सीमित रख देना और उसी जाति के दायरे में उन्हें परखना और जांचना, ये समाज के लिए हितकारी कभी नहीं हो सकता। ऐसे ही आप बढ़ई ले लीजिए, कुम्हार ले लीजिए। अब बताइए, कुम्हार जाति कहाँ रह गई? कितने लोग अब मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं? जी, या और भी आप जातियों को देखेंगे तो अब मछुआरे रहे, मल्ला रहे, कहार रहे, कहाँ वो सारी जातियां जन्म के आधार पे तो रह गई, लेकिन काम वो सब नहीं करते। आज के समय में सबकी तरक्की हुई है आजादी के इतने वर्षों में। अब हम फिर से अपने देश को विभाजन करने के लिए उसी दलदल में दोबारा से धकेलने का प्रयास है। दूसरी चीज, राहुल गांधी जी को ये भी सोचना चाहिए कि 1931 में अंग्रेजों ने हमारे यहाँ जातिगत जनगणना करी थी। 1931 का जातिगत जनगणना का हश्र ये हुआ कि हमारा देश विभाजित हुआ, सब आपस में एक दूसरे के लिए धर्म और जाति के आधार पर लड़े और हमारे देश का विभाजन हुआ। अगर जातिगत जनगणना करके अलग अलग जातियों को लेकर इतना प्रतिनिधित्व देने का शौक था, तो 1947 के बाद से 1951 की, 61 की, 71 की, 81 की, 91 की, 2001 की, 2011 की जनगणनाएं हुई। अधिकतर में उन्हीं की सरकारों को का योगदान रहा है, वही सत्ता में रही हैं। तब ये जातिगत जनगणनाएं क्यों नहीं कराई गई? जी। मनोगौर जी, इससे जुड़ा आपसे मेरा अगला सवाल है कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले 2 बार चिट्ठी लिखी गई, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया, ऐसा उनका कहना है। और आज तीसरी बार चिट्ठी लिखी गई जिसमें मांग की गई कि बिहार और तेलंगाना की तर्ज पर जातीय जनगणना करवाई जाए। आप इसके क्या मायने देखते हैं? देखिए, पहली चीज तो मैं आपको बताऊं कि जो जातिगत जनगणना के लिए इन्होंने कहा तेलंगाना और बिहार के तर्ज पर कराई जाए, तो हमारे
जो एससी और एसटी अनुसूचित जाति और जनजाति की जो जनसंख्या है, वो भारत सरकार कौन कौन सी जातियां उसमें शामिल होंगी ये भारत सरकार डिसाइड करती है। और आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के 341, 42 में उसका पूरा ब्यौरा है। अगर हम देखें तो ओबीसी की, जिसके लिए उन्होंने बहुत बात करी है कि ओबीसी समुदाय की जनगणना के लिए, जातियों के लिए क्या प्रावधान करे जाने चाहिए, तो पहले ये स्पष्ट होना जरूरी है कि ओबीसी की में कौन कौन सी जातियां रहेंगी। राज्य सरकार, सेंट्रल लिस्ट अलग होती है और राज्य सरकार भी अपने राज्य में किन जातियों को ओबीसी में के दायरे में रखना चाहती है, राज्य सरकार निर्धारित करती है। बहुत से ऐसे जातियां हैं ओबीसी में जो एक राज्य में तो वो ओबीसी की कैटेगरी में आती हैं और दूसरे राज्य में वो जनरल की कैटेगरी में आती हैं। या आज के समय में बहुत से लोग ऐसे हैं कि वो रोजगार के लिए, नौकरी के लिए दूसरे प्रदेशों में जाकर काम करते हैं। तो जो दूसरे प्रदेशों में जाकर काम करते हैं, जिस राज्य में काम कर रहे हैं वहां पे अपनी जनगणना करा रहे हैं, वहां पर जिस जाति को वो बिलोंग करते हैं उस राज्य में वो जाति ओबीसी में नहीं आती, लेकिन वो जिस राज्य का मूल निवासी है वहां पे वो ओबीसी में आते हैं, तो वो क्या भरेगा वहां पर। तो इसी वजह से जो एससी एसटी की लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट है, उसे दिया गया है उसमें। और क्योंकि ओबीसी की जातियां राज्यों के हिसाब से अलग, अच्छा आप ओबीसी की ही बात क्यों करते हैं जातियों में, ऐसे ड्रॉप डाउन जातियां फिर आप जो है वो जनरल कैटेगरी की भी रखिए। अब जैसे एक जाति किसी राज्य में किसी नाम से पुकारी जाती है, दूसरे राज्य में दूसरे नाम से पुकारी जाती है। बिहार में हम भूमिहार बोलते हैं और अगर आप वेस्टर्न यूपी में आ जाएं तो उन्हें ही त्यागी बोलते हैं। कहीं यादव बोलते हैं, कहीं अहीर बोलते हैं। तो इन चीजों को ध्यान, और ये सारी की सारी सेंट्रल लिस्ट में जातियां हैं, तो अहीर अलग है, यादव अलग है, ठीक है ना। तो जब वो सारा 2650 जातियां हैं सेंट्रल लिस्ट में, तो आप अगर वो कहते हैं कि तेलंगाना और बिहार के तर्ज पे करें, तो तेलंगाना में तेलंगाना सरकार ने जो जनगणना करी, जातिगत जनगणना, उसमें ओबीसी की सिर्फ 134 जातियों का वर्णन है। या जो बिहार सरकार ने करी उसमें कुल मिला के 215 जातियों का वर्णन है, बाकी जातियां क्यों छोड़ दी फिर उन्होंने। तो ये सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के उद्देश्य से समाज को विकृत करो और राज करो, इसी नाते से ये लोग काम करते हैं। इनकी इन बातों को समाज को समझना चाहिए, गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, और समाज को विभाजित करने वाले लोगों को की इस राजनीति को जल्दी से जल्दी समाप्त करना चाहिए। मनु गौड़ जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि जनगणना फोरम से ओबीसी को हटाए जाने के पीछे क्या कारण है, और इसी के साथ साथ में अगर जाति गिनेंगे नहीं तो लाभ कैसे देंगे? देखिए, लाभ हमेशा वंचित समाज को दिया जाता है। अगर आपने कहा जाति गिनेंगे नहीं तो लाभ कैसे देंगे, आप बताइए कि आपकी सरकारों में आज के समय में आप भी कितने ऐसे लोगों को जानते होंगे जो कि आईएएस आईपीएस होंगे, आरक्षण का लाभ लेके वो शेड्यूल कास्ट से होंगे या शेड्यूल ट्राइब से होंगे या अदर बैकवर्ड क्लास से होंगे या फिजिकली चैलेंज कैटेगरी से आए होंगे, ठीक है। आप उनके पिताजी माताजी को देखेंगे, वो भी यूपीएससी क्लियर करके आईएएस आईपीएस रहे होंगे। उनके दादा को देखेंगे, वो भी ऐसे ही बड़े नौकरियों में रहे होंगे। तो आप मुझे बताइए कि उन सारे लोगों को क्यों लाभ जातियों का, आरक्षण का, इन सारी चीजों का मिलना चाहिए, उस समाज के दूसरे वर्गों को, दूसरे लोगों को क्यों नहीं मिलना चाहिए। अगर आप बात करें तो ओबीसी समाज में 75% आबादी, ओबीसी समाज की जो 75% जातियां हैं, उन्हें लाभ सिर्फ 2.6% के आसपास लाभ दिया गया है सरकारी योजनाओं का, नौकरियों का, सारी चीजों का, ठीक है।
लेकिन अगर आप वही देखें जो 25% है, वो 98% के करीब उन लोगों को लाभ मिला है। तो वो 25% जातियां, जैसे यादव हुए, गुजर हुए, जैसे आप देखेंगे सिविल सर्विसेज में देखेंगे तो राजस्थान में मीणा हुए, या उत्तराखंड में देखेंगे तो भोटियाज हुए। जी तो सिर्फ उन्हीं जातियों तक सीमित रह जाता है। उस समाज में और भी लोग हैं, वो जो पिछड़े हैं। तो आपको अगर लाभ मिल गया है और आप जो वंचित समाज से आते थे, आप अगर उस लाइन से ऊपर उठ गए हैं, आपको अच्छी सरकारी एक क्लास गजेटेड ऑफिसर आप बन गए हैं, या अच्छे आप रोजगार करने वाले बन गए हैं, तो आपका ये दायित्व बनता है कि उस समाज के जो और वंचित लोग हैं, अगली बार लाभ उन लोगों को मिलना चाहिए, जी ना कि आप सिर्फ आरक्षण के नाते से। तो ये सारी की सारी जो पंच रचा जा रहा है, वो ये किसी के दुश्मन नहीं है ये लोग। ये सारे लोग, क्योंकि इनसे कहीं इनका प्रतिनिधित्व, इनका ये सारी पावर, ये सारी चीजें छूट ना जाए, इसका लाभ लेना छूट ना जाए, ये हम तक बना रहे, तो इसलिए ये सारे के सारे लोग अपनी ही जाति के वंचित लोगों के दुश्मन हैं सबसे बड़े। समाज को ये समझना चाहिए। जिस एससी व्यक्ति को आरक्षण का लाभ मिल गया, उसे सरकारी नौकरियां मिल गई, उसके पिताजी को मिल गई, उन्हें लाभ मिल गया, तो उनके बच्चों को वो उससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो उस समाज से, वंचित समाज से उभर के अब वो मेन स्ट्रीम में आ गए हैं। जी और यही परिकल्पना संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की थी, जो कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स में बोला। मनोज गौड़ जी, आपने हमारे लिए समय निकाला और हम अपनी जानकारी हमारे साथ साझा करी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।